नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पढ़ते हैं इसे, क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस uses a lot of electrical energy when it's operated. Example, geyser, heaters, etc. The electrical energy consumed is dependent on the time for which a specific appliance of fixed power rating is used. सही बात है कि जितनी देर यूज करेंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी यूज होता है और उसी के अकॉर्डिंग बिल आता है। However, the energy used in an hour is denoted as 1 kWh kilowatt hour और जिसकी वैल्यू होती है 3.6 into 10 to the power 6 जूल के बराबर। This represented as 1 unit. Different electrical appliances have different power consumption which is mentioned on the device clearly. तो हर एक डिवाइस जो जितना पावर कंज्यूम करता है वो लिखा होता है। जैसे मैं बात करूं एक पर्टिकुलर ट्यूबलाइट की बात करता हूं, तो इस पर्टिकुलर ट्यूबलाइट जो है ये 20 वॉट इस पे लिखा हुआ है, यानी कि ये 20 वॉट के बराबर पावर कंज्यूम करती है। इसका मतलब 20 जूल इन 1 सेकेंड। तो उसके अकॉर्डिंग जो है किलोवाट आवर में जो है यूनिट्स मेजर की जाती हैं। सब समझ गया कि किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, इतना ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, आपने सिलेबस जो है पढ़ लिया है। तो ये यूनिट से रिलेटेड जो है पैराग्राफ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहला सवाल है, बल्ब इज रेटेड 60 वॉट टू 20 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, यानी रेटिंग्स का मतलब पूछ रहे हैं क्या है। तो 60 वॉट 220 वोल्ट का मतलब ये है कि यदि हम 220 वोल्ट की सप्लाई लगाते हैं इस बल्ब के अक्रॉस, तो जो पावर कंजम्पशन होने वाला है वो 60 वॉट के बराबर है। अब इसमें से ऑप्शंस चूज कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इट कंज्यूम्स 60 जूल पावर पर सेकंड ऑलवेज नहीं, यदि हम 220 वोल्ट लगाते हैं तो। यदि मैं आधा कर दूंगा वोल्टेज को तो पावर का कंजम्पशन बदल जाएगा। इट कंज्यूम्स 220 वोल्ट पावर, नहीं वोल्ट में पावर नहीं, it has 60 watt it consumes 60 joule energy per second when 220 volt supply is used। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इन बाकी चारों इन टोटल चारों ऑप्शंस में से। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of अक्टूबर से, जो कि 7th of अक्टूबर से लेके 29th of अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला जानते हैं, वोल्टेज इंटू करंट। क्या लिख सकते हैं इसे, V²/R या I²R उसे लिखा जा सकता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। तो यही वाला ऑप्शन जो है ये गलत होने वाला है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट की बात करें, टू इलेक्ट्रिकल बल्ब P and Q having resistances in the ratio 1:2, रेजिस्टेंस उनके 1:2 रेशियो में है, will consume power in the ratio of same voltage applied for both। तो यहाँ पे बल्ब नंबर P जो है उसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज के अक्रॉस लगाया जाता है, वोल्टेज मान लिया V के बराबर है, और एक दूसरा बल्ब है बल्ब Q, उसको दूसरे सेम वोल्टेज के अक्रॉस लगाया जाता है वोल्टेज V। इसका रेजिस्टेंस जो है यदि मैं 2R मान लेता हूं, इसका रेजिस्टेंस R के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि पावर कंजम्पशन का जो रेशियो है कितना होगा। सो V² डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय V² डिवाइडेड बाय 2R, ये रेशियो होने वाला है पावर कंजम्पशन का। सो V² से V² गया, R से R गया, आपको जो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है वो मिलता है 2 के बराबर। तो पावर कंजम्पशन का रेशियो विल बी 2:1, विच इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। सवाल है, हमसे कहता है जो इलेक्ट्रिकल हीटर कंज्यूम्स 1.5 किलोवाट पावर, 1500 वॉट का हीटर है, इफ इट इज यूज्ड एवरी डे फॉर 2 आवर्स
then electrical energy used in January is equal to। तो जनवरी का महीना है, इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप कैसे देखते हैं मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइए। आप कैसे पता लगाते हैं कि 30 का है, 31 का महीना है? मैं ऐसे पता लगाता हूँ, बचपन से ही कर रहा हूँ। ये नकल्स जो हैं ये 31 का महीना होगा, 31 का, और गड्ढा यदि में आ गया तो इसका मतलब 30 का महीना है, एक्सेप्ट फरवरी ना। तो जनवरी जो है उसमें 31 डेज हो गए, 31 डेज। और हमें यूनिट्स निकालनी है। यूनिट्स का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर्स। किलोवाट हमें पता है वो है 1.5 किलोवाट, बट हमें टोटल आवर्स निकालने हैं। टोटल आवर्स कितने होंगे 31 दिनों में? तो हमें क्या करना होगा, 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 31 दिन है और हर एक दिन में कितने घंटे चलता है? 2 घंटे चलता है। तो यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गए हमारे पास आवर्स। तो हमें मिल जाता है 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3 इंटू 31 किलोवाट आवर्स। तो कितना हो गया हमारे पास? 3 एकम 3, 3 9, 93 किलोवाट आवर्स। इसका मतलब हो गया कि 93 यूनिट्स के बराबर जो है हमें इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हमने कर लिया है। और यदि मान लीजिए आपकी नॉर्मल सिटी में रहते हैं और ये 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट आपके यहाँ रेट है, सो 93 इंटू 8 रुपीज जो है, रुपीज पर यूनिट, ये 93 यूनिट्स हैं, ये रुपीज पर यूनिट है, यूनिट से यूनिट चला गया, 4 2 74 और 24 4 2 72 74 744 रुपीज का जो है बिल इस इलेक्ट्रिकल हीटर की वजह से आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 हमसे कहता है द वायर्स यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट में जो वायर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा होगा कि हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते थे रादर देन वेरी हाईली कंडक्टिंग वायर। हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आर डिफरेंट देन द कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर अलग होता है, जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलग मटेरियल से बनता है। द कनेक्टिंग वायर यूजेस कॉपर बट हीटिंग एलिमेंट डज नॉट, बिकॉज copper is expensive, copper heats very fast, copper is poor conductor of heat, copper has very low resistivity। तो कॉपर एक मेटल है और एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है बोथ हीट की टर्म्स में और करंट की टर्म्स में। तो कॉपर एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि किसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कॉपर उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये रीजन नहीं है ना। तो ये रीजन तो नहीं हो सकता कि एक्सपेंसिव है, बिकॉज हम कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं लेकिन हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। कॉपर हीट्स वेरी फास्ट, ये जो है ठीक बात है, हीट्स वेरी फास्ट। कंडक्शन काफी ज्यादा तेज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं करते हैं, ये रीजन नहीं है। कॉपर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ना, अच्छा कंडक्टर है। कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टिविटी, ये रीजन हमें मिल गया यहाँ पे। इस रीजन की वजह से हम नहीं करते हैं बिकॉज इसका रेजिस्टेंस जो है काफी कम होता है, तो हमें एफिशिएंट हीटिंग जो है नहीं मिल पाती, हमें हीटिंग नहीं मिल पाएगी बिकॉज वो कंडक्ट कर देगा और वो लॉस हीट का, एनर्जी का नहीं करवा पाएगा उस पर्टिकुलर जगह पर जहां हमें जरूरत है। तो डी ऑप्शन जो है आप सही टिक कर देंगे बिकॉज इसका रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है, इसलिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है जिसका टाइटल है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ लिखा है इन 1845 बाय जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ जो भी बोले आप, डिस्क्राइब्ड सर्किट लॉ व्हिच आर टू इक्वालिटीज दैट डील with the current and potential difference commonly known as voltage in the lumped element model of electrical circuit। as an application of these law consider the circuit shown below। इस सर्किट जो है इसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ R1 R2 R3 R4 4 रेजिस्टेंस हैं। इस वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पे जो है सेल लगे हुए हैं, which is called the Wheatstone bridge। This bridge consists of 4 resistances R1 R2 R3 R4 across one pair diagonally opposite point A and C। a source is connected। यहाँ A और C के बीच में एक सोर्स कनेक्ट कर दिया जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। This AC is called the battery arm between other two vertices B and D। a galvanometer G, which is a device to detect currents, we all know that, is connected। This line shown as BD in the figure is called the galvanometer arm। Of special interest is the case of balanced bridge where the resistors are such that IG is equal to 0। तो यहाँ
व्हीटस्टोन के बारे में बताया गया है और कहा है कि एक पर्टिकुलर केस ऐसा होता है जिसमें उन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस के लिए जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 के बराबर होता है, और हम वो भली भांति जानते हैं कि वो तब होता है जब R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R1 इंटू R4 के बराबर हो जाता है। तो यदि ये रिलेशन फॉलो करते हैं ये चारों रेजिस्टर, तो जो गैल्वेनोमीटर आर्म है इसमें करंट 0 के बराबर हो जाता है। यहां करंट जो है वो 0 के बराबर होगा, करंट इन द गैल्वेनोमीटर ब्रांच। अब इस पर्टिकुलर स्टेट को कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इस पे बेस्ड कुछ सवाल हैं। तो पहले यहाँ पे किरचॉफ्स लॉज की बात की है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ के बारे में हम जानते हैं। करंट लॉ के बारे में क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज एक्युमुलेट नहीं हो सकता है, तो चार्ज को जाना ही होगा, किसी जंक्शन पे वो ठहर नहीं सकता है। इससे ये हमें पता चल जाता है कि जितना चार्ज आया जंक्शन पे उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर निकलना होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ को मैं समझा रहा हूं। आप एक बहुत ही बिजी बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, मान लीजिए एक बड़े मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली पर एक दिल्ली छोड़िए, आप और भी जनरल आइडिया लीजिए, एक रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। वहां पे एक पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट होता है जहां से ऑटो रिक्शा कैब जो है वो आते हैं और आपको पिकअप करके या ड्रॉप करके वहां से चले जाते हैं। तो वहां आपने देखा होगा कभी भी पुलिस वाले जो हैं वो किसी टैक्सी को या ऑटो रिक्शा को ठहरने नहीं देते हैं, रुकने नहीं देते हैं, डंडा मार के भगा देते हैं कि हटो, यहाँ पे जाम मत लगाओ। बिल्कुल सेम चार्जेस के साथ होता है। चार्जेस यदि जंक्शन पे आते हैं, रेलवे जंक्शन या कंडक्टर का कोई जंक्शन पे आते हैं चार्जेस, तो चार्जेस को रुकने की जगह नहीं होती है, या तो वो आइए या जाइए, दो काम वो कर सकते हैं, या तो पिकअप कीजिए या फिर आप ड्रॉप कीजिए जो पैसेंजर है। तो ऐसे ही चार्जेस रुक नहीं सकते जंक्शन पे। तो वहां से निकलता है रूल कि जो करंट जंक्शन पे टोटल आता है, अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल करंट coming at a junction is equal to algebraic summation of current going out from the junction। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ये किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। ये बेस्ड होता है चार्ज के कंजर्वेशन पे। उसके बाद आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन से, कि जितना एनर्जी सप्लाई किया है सोर्सेज ने और जितना एनर्जी कंज्यूम किया है जो लोड ने, तो टोटल जो है समेशन जो है 0 के बराबर होता है। जितना एनर्जी दिया बराबर उतना ही एनर्जी वो ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है पूरे उस एक लूप में एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, किरचॉफ्स करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पहला सवाल हमसे पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैन हेल्प अस टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ। तो ये क्या चीज डिटरमिन करने में हेल्प करता है? हम ये जानते हैं कि R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 के बराबर होता है। तो यदि इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस यदि अननोन होता है तो उसकी वैल्यू पता लग जाती है। मान लीजिए हमें R2 की वैल्यू नहीं पता, तो R2 की वैल्यू को निकाला जा सकता है। बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन को लाइए और R1 R4 अपॉन R3 की जो वैल्यू है वही R2 के बराबर होने वाली है। तो हम इसमें पता लगा सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में उसको पता लगाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस नहीं बता सकते, ईएमएफ ऑफ बैटरी नहीं बताएंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं बताएंगे। अननोन रेजिस्टेंस हमारा आंसर होने वाला है। अगले सवाल की तरफ चलें। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की कंजर्वेशन पे बेस्ड है। थर्ड की बात चलें। 3 वायर्स मीट एट अ नोड एज गिवन इन द फिगर। नोड का मतलब जंक्शन। द करंट इन द 4th वायर विल बी इक्वल टू। तो ये जो 4th वायर आपको दिख रहा है इसमें करंट आपको बताना है। तो देखिए ये जो आपके पास जंक्शन है, इस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है, जंक्शन की तरफ कौन आ रहा है। मैं कह सकता हूं ये जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है। 4 + 3 जंक्शन की तरफ आ रहा है। मैं मान लेता हूं कि यहां जो करंट है वो जा रहा है। आप आ रहा भी मान सकते हैं, जा रहा भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं करंट I के बराबर जा रहा है। तो टोटल करंट आ रहा है इतना, टोटल करंट जा रहा है कितना, 1 एंड I। तो I + 1 यहां पे मैं इसे लिख दूंगा, तो आपको मिल जाएगा I = 6 एम्पियर। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे मान लेता कि करंट आ रहा है, तो क्या होता, तो आपको डायग्राम कुछ ऐसे मिलता कि 3 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है और 4 एम्पियर करंट यहां आ रहा है। यहां से करंट I के बराबर आ रहा है इसके अंदर और इधर जा रहा है 1 एम्पियर के बराबर। तो मैं लिखता कि टोटल करंट जो आने वाला है 4 3 + I, यहां लिखता 4 + 3 + I इज इक्वल टू टोटल करंट कितना जा रहा है 1। तो यहां से I की वैल्यू मुझे मिलती -6 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ पे माइनस मुझे ये इंडिकेट करता, मुझे ये चेतावनी देता कि आपने जो साइन माना है ना स्टार्टिंग में
वो उल्टा ले लिया है, यानी कि करंट जाएगा नहीं, करंट वापस आएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि -6 एम्पियर जो है ये जा रहा है, या फिर कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू 6 एम्पियर वापस आ रहा है, जंक्शन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो माइनस आपको ये इंडिकेट कर देता है। तो आप कोई सा भी साइन ले सकते हैं इस अननोन वायर में, ऐसे ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं। ठीक बात। इसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज द नल डिटेक्टर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। नल डिटेक्टर, हमें ये चेक करना है कि उस ब्रांच में जीरो करंट है या नहीं, तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट के लिए भी सेंसिटिव होता है, तो बिल्कुल जीरो करंट पे ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, तो हम समझ जाएंगे कि परफेक्टली बैलेंस हो चुका है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिफ्थ की बात करें, द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस हो चुका है, तो हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन जब बैलेंस हो जाता है, सो R1 R4 जो है वो किसके बराबर होता है, R2 R3 के बराबर। तो यहां देखिए R1 इज 500, R4 इज 1000 इज इक्वल्स टू R2 विच इज 800, और यहां पे कितना है x प्लस 400। तो यहां एक काम आप क्या कर सकते हैं कि पहले दो जीरो से दो जीरो जो है वो हटा दीजिए, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये 8 है, ये गया आपके पास 4 से 2 बार, और यहां से गया आपके पास 125 टाइम्स, है ना। ये 2 चला गया आपके पास 5 बार, और ये 25 5 2 12 2 1 6 625 आपको मिल जाता है। दिस इज इक्वल टू x प्लस 400। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 225 ओम के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 225 के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये 5 सवाल इस पे बेस्ड थे पैराग्राफ पे, और हमने वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए। आसान सवाल थे, रिलेटिवली आसान सवाल थे। ठीक है, ऐसे ही होते हैं एनसीईआरटी में सवाल, ऐसे ही बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे, तो घबराने की बात जो है नहीं है।